सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं से हिंदी विषय के पाठ 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक नामक पाठ को पढ़ेंगे और मैं इसे आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा तथा हम इसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक। तो कर्नाटक क्या है? भारत का एक राज्य है, ठीक है। तो राज्य, वहाँ पे कैसी संपदा है उस राज्य में? रेशम, चंदन और सोने की धरती कहा गया है उस राज्य को। किस राज्य को? कर्नाटक राज्य को। वहाँ पे रेशम और चंदन और सोने का भरमार है, ठीक है। तो इसीलिए उसे रेशम, चंदन और सोने की धरती कहा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, पाठ के बारे में। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर यह भारत का अग्रणी राज्य बना है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों एवं यहाँ के जनजीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे? कर्नाटक के जो प्रमुख स्थल हैं, अर्थात अच्छी जो जगह है, वहाँ पे जो मेन प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों के बारे में जानेंगे तथा वहाँ का जनजीवन कैसा है और वहाँ किस प्रकार की आधुनिक तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा वह राज्य अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है, उसके बारे में जानेंगे तथा वहाँ पे गौरवशाली इतिहास और वहाँ की विशिष्ट संस्कृति के बारे में भी हम इस पाठ में जानेंगे। आगे कहा जा रहा है, दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। काजू आप लोग देखे हैं, तो उसी आकार का मानचित्र में जब आप देखेंगे नक्शे में, तो कर्नाटक आपको उसी काजू के आकार का, आकृति का दिखाई देगा। तो ऐसा कहा जा रहा है, दक्षिण भारत में एक काजू की आकृति का राज्य है जिसका नाम कर्नाटक है। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसमें यह प्रमुख स्थान रखता है, अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ हम इसे मान सकते हैं। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक जो राज्य है, उस राज्य के उत्तर दिशा की ओर महाराष्ट्र राज्य है तथा पूर्व दिशा की ओर आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर का स्पर्श करती है तथा इसकी दक्षिण सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है, अर्थात दक्षिण की ओर केरल और तमिलनाडु नामक राज्य हैं तथा कर्नाटक की पश्चिम दिशा की ओर गोवा है और अरब सागर भी है। यहाँ पे इतने में हमने कर्नाटक के क्षेत्र के बारे में जान लिया कि आसपास उसके क्या है। अब कर्नाटक के लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, अर्थात वहाँ के लोग खेती किसानी का कार्य अधिक मात्रा में करते हैं और दूसरे प्रकार के कार्यों पर उनका कम ध्यान रहता है, अर्थात कम जनसंख्या दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर है, जबकि कृषि कार्य करने पर अधिक जनसंख्या वहाँ लगी हुई है। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। कर्नाटक में उद्योग धंधे भी बहुत बड़े बड़े कारखाने अर्थात उद्योग भी वहाँ पे फल फूल रहे हैं, जिसके कारण यह राज्य उद्योगों के मामले में भी भारत का एक अग्रणी राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सॉफ्टवेयर। आप लोग जानते हैं, मोबाइल का सॉफ्टवेयर रहता है, नेटवर्क रहते हैं, रोबोट निर्माण करने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगता है, अंतरिक्ष के कार्यों में भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यह
बहुत बड़ा उद्योगों का स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यह दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ दूर संचार अर्थात मोबाइल और इंटरनेट, बैंकिंग अर्थात बैंक के कार्य, बैंक आप सभी जानते होंगे, इस्पात अर्थात वहाँ पे लोहे के कार्य के भी कारखाने वहाँ पे स्थित हैं। सीमेंट जिसमें घर को बनाते समय ईंटों को जोड़ने का काम किया जाता है, सीमेंट। कॉफ़ी पीने का कार्य है, चाय जैसे रहता है कॉफ़ी। रेशम से कपड़े बनते हैं। इन सभी के उद्योग यहाँ पे बड़े स्तर पर संचालित हैं। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर स्थित है। सोने की खान मतलब सोने की खदान, अर्थात जमीन को खोद कर उसमें से सोना प्राप्त किया जाता है। ऐसी जगह कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर स्थित है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान, चंदन के वृक्ष और रेशम है। लोग कहते हैं कि कर्नाटक के लोग जो अमीर हैं या फिर संपन्न हैं, उसका कारण है वहाँ पे सोने की खान है, चंदन के वृक्ष हैं। जो चंदन के वृक्ष से कई पदार्थ बनते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो उससे भी वहाँ की संपन्नता बढ़ती है। रेशम के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, तो यहाँ पे इन सब की भरमार है तथा भरपूर प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं चंदन के वृक्ष, सोने की खान और रेशम। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, अर्थात कर्नाटक राज्य के जितने भी जंगल हैं वहाँ पे चंदन के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियाँ, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वृक्षों के प्रमुख उत्पाद हैं। चंदन के वृक्ष से क्या क्या मिलता है? चंदन की लकड़ी मिलती है, जिससे चंदन जो लगाया करते हैं वो उसका कार्य होता है। चंदन की लकड़ी से और भी कई कार्य किए जाते हैं। यह बहुत महंगा होता है चंदन की लकड़ी। इससे तेल भी बनता है जो बहुत सुगंधित होता है। इत्र अर्थात सेंट भी बनाए जाते हैं। अगरबत्तियाँ, सुगंधित पाउडर आदि कई चीज़ें चंदन के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं, उससे बनाए जाते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पे उद्यान जो हैं, कर्नाटक के जो प्रमुख उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान, उसमें एक प्रमुख अत्यंत प्रसिद्ध उद्यान है जिसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, अर्थात यहाँ पे यह एक रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पे बाघों का या फिर टाइगर का रिजर्व है। हाथियों के झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे हाथियों के झुंडों को भी मस्त मौला अंदाज में अर्थात मस्त तरीके से प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमते हुए, सड़क पार करते हुए, जल स्रोतों के पास खेलते हुए देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंघा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कई और वन्य जीव भी पाए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर, जिसे आजकल बेंगलुरु भी कहा जाता है, मैसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। यहाँ पे कर्नाटक के जो प्रमुख शहर हैं उसमें से सबसे प्रमुख शहर है बेंगलुरु या फिर बेंगलोर, जिसे कहा जाता था, आजकल बेंगलुरु कहा जाता है। ठीक है, तो वह कर्नाटक की राजधानी भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर भी है। और शहर के नाम है मैसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर। यह और बेंगलोर में HAL या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नामक एक कारखाना है जहाँ पे वायुयान बनाए जाते हैं, अर्थात हवाई जहाज बनाए जाते हैं। लड़ाकू हवाई जहाज भी बनाए जाते हैं जो सेना में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है जो उपग्रहों की डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। क्या है?
बेंगलोर में इसरो का भी उपग्रह केंद्र है, अर्थात जो हमारे पृथ्वी से बाहर उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मोबाइल चलता है, नक्शे जीपीएस चलते हैं, टेलीविज़न आदि कई चीज़ें कार्य करती हैं। उनके लिए उपग्रह हम अंतरिक्ष में भेजते हैं पृथ्वी के बाहर, तो उसकी डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन सभी कार्य यहाँ किए जाते हैं। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर में ही उपग्रह को पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए छोड़ा जाता है और उसका संचालन भी किया जाता है। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। बेंगलोर क्या है? बागों का शहर, अर्थात बगीचों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध बगीचा है या फिर बाग है, उद्यान है, जिसका नाम है लाल बाग। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। क्या होती है? फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती है। बगीचे में एक मछली घर भी है, जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। उस बगीचे में और क्या है? एक मछली घर भी है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ वहाँ पे रखी गई हैं। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। वहाँ पे विधान सौध नामक एक वास्तुकला का क्षेत्र है। वहाँ पे अपनी उत्कृष्ट अर्थात बहुत अच्छी वास्तुकला, मतलब मूर्ति निर्माण की कला के लिए वह जाना जाता है। कौन जाना जाता है? विधान सौध। हुबली और मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह हैं। बंदरगाह मतलब जहाँ पे पानी जहाज रुका करते हैं और वहाँ से पानी जहाज में कई सामानों को इधर से उधर भेजा जाता है, या फिर लोग भी यात्रा करते हैं। ऐसे जगह समुद्रों के किनारे ऐसे स्थानों को बंदरगाह कहा जाता है। तो वहाँ पे कौन कौन बंदरगाह हैं? हुबली और मैंगलोर। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। एक और शहर है जिसका नाम मैसूर है, तो वह भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। वहाँ पे एक बहुत ही प्रमुख और अच्छा सुंदर महल है, प्राचीन महल है, जिसका नाम लक्ष्मी विलास है। यहाँ पे आप लोगों को लक्ष्मी विलास की तस्वीर यहाँ पे दिख रही होगी। यही लक्ष्मी विलास महल है जो मैसूर में स्थित है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। विशेष अवसर अर्थात किसी त्योहारों के समय में यहाँ पे कई बल्ब, हजारों बल्ब जलाकर जब प्रकाश किया जाता है, लाइट चालू की जाती है, तो यह पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ पे एक गिरजाघर अर्थात चर्च भी है, जो फिलोमेना नामक चर्च है, वह भी बहुत बड़ा है और देखने योग्य है, प्रसिद्ध है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। यहाँ पे चिड़ियाघर भी बहुत अधिक मात्रा में है, जिनका बहुत अच्छा आकर्षण है, अर्थात लोगों को बहुत पसंद आता है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है। मैसूर के पास क्या है? चामुंडी हिल। हिल मतलब पहाड़ी ही होता है। चामुंडी हिल नामक एक पहाड़ी है, जहाँ क्या है? चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, यही चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर को आप लोगों ने कई साउथ इंडियन जो मूवीज हैं, फिल्म हैं, उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा। दक्षिण भारतीय जो फिल्में रहती हैं टीवी में आजकल दिखती हैं, आप लोग भी देखते होंगे कभी, उसमें भी इस मंदिर को कई फिल्मों में दिखाया जाता है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है। पहाड़ी पर किसकी प्रतिमा है? एक महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है। प्रतिमा अर्थात मूर्ति है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया। चामुंडेश्वरी देवी अर्थात माँ दुर्गा का ही रूप है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। कहाँ पे? इसी पहाड़ी पर। तो इसलिए वहाँ पे महिषासुर की ही प्रतिमा है। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा है। उसी के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर भी पड़ा है। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। नंदी कौन है? नंदी
शंकर भगवान का एक भक्त है, जो नंदी एक बैल होता है, उसकी भी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, जो बहुत ही विशाल है, जिसे एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी शोभा निराली है, अर्थात यह बहुत ही सुंदर है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। तो वहाँ पे क्या देखने के लिए भीड़ जुटती है? कई लोग वहाँ क्या देखने जाते हैं? सुंदर और रंगीन फूलों से भरी यह उद्यान को देखने जाते हैं, तथा कई गानों के धुन पर, म्यूजिक की धुन पर वहाँ पे फव्वारे, पानी के फव्वारे नाचते हुए दिखते हैं। रंगीन उसमें पानी के फव्वारे नाचते हुए दिखते हैं, उसको भी लोग देखने जाते हैं। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। कावेरी नदी पर क्या बांध है? बहुत ही बड़ा एक बांध है, जो उस उद्यान के एक ओर ही स्थित है। एक तरफ, उद्यान के एक तरफ स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। उसका नाम क्या है? कृष्णराज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। टीपू सुल्तान एक बहुत ही बड़ा राजा था, जिसकी राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम में थी, जो भी मैसूर के पास स्थित है। यह भी एक बहुत ही दर्शनीय, अच्छा देखने लायक स्थल है। यहाँ की प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। यहाँ पे एक पुराना किला है जो देखने योग्य है, तथा रंगनाथ मंदिर भी देखने लायक है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गीमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। वहाँ पे दूसरे धर्म से जुड़े भी कई देखने योग्य स्थल हैं, जैसे कि जैन धर्म से रिलेटेड एक स्थल है, जिसमें जो श्रवण बेलगोला में है, वहाँ पे भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे एक ही पत्थर को बड़े चट्टान पहाड़ को काटकर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। गोमतेश्वर किसका नाम है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के जो बेटे थे, पुत्र थे, जिनका नाम बाहुबली था, उन्हीं का नाम गोमतेश्वर भी है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। 12 वर्षों में एक बार इसका अभिषेक होता है। किसका? इसकी जो विशाल प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका एक अभिषेक होता है, अर्थात पूजा होती है, अभिषेक किया जाता है। इसमें क्या होता है? हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। एक हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष भी हैं, अर्थात विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, अर्थात शासन था बहुत प्राचीन समय में, उसके भी कुछ अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, प्राचीन अवशेष, वह भी यहाँ देखने योग्य है। यहाँ का इसी स्थान का विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर भी देखने योग्य है। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ है? हासन नामक स्थल में है। तो उपग्रह नियंत्रण केंद्र क्या होता है? जो सैटेलाइट हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसको नियंत्रित करने का स्थान है। ठीक है। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। कर्नाटक में और भी जो देखने के स्थल हैं, उसमें जोग प्रपात अर्थात जो जलधारा झरना है, वह भी देखने योग्य स्थल है। यह भारत का सबसे बड़ा झरना या फिर जलप्रपात है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक हैं। स्मारक अर्थात जो
भी पत्थर या फिर किसी चीज़ को तराश कर बनाए गए चीज़ें हैं या फिर महल हैं, उन्हीं को स्मारक कहा गया है। वहाँ पे प्राचीन स्मारक भी हैं, कहाँ पे गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर नामक प्राचीन स्थलों में। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पे और क्या क्या तीर्थ स्थल हैं? गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर। कर्नाटक में पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। कर्नाटक के लोग, पुरुष वहाँ पे क्या पहनते हैं? एक प्रकार की धोती होती है जो सफ़ेद कलर में अधिकतर होती है, उसे वहाँ पे पुरुष धोतरा कहते हैं, जिसे वहाँ के पुरुष पहना करते हैं, तथा महिलाएं वहाँ पे साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। जूड़ा अर्थात बाल को जो पीछे की तरफ घुमा कर बांधा जाता है उसे ही जूड़ा कहते हैं। तो उसमें वहाँ की महिलाएं गजरा अवश्य लगाती हैं, फूलों का गजरा। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। यहाँ कर्नाटक के लोग जो हैं, दक्षिण भारत के लोग, खाने में अपने चावल और नारियल का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। यहाँ पे सांबर तथा रसम के साथ ही चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। मैसूर शहर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे दशहरे के समय या फिर नवरात्रि के समय बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें विख्यात संगीतज्ञ आते हैं, अर्थात बड़े बड़े कलाकार आते हैं और अपना प्रदर्शन देते हैं। यहाँ पे राजा की सवारी हाथी पर निकलती है इस समय। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोक नाट्य अर्थात लोक नृत्य, ठीक है। तो वहाँ का जो लोक नृत्य है, अर्थात इस क्षेत्र में कर्नाटक राज्य में जो सबकी एक नृत्य की पद्धति है, उसे यक्षगान के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो पौराणिक कथाओं अर्थात प्राचीन जो धार्मिक कथाएं हैं उस पर आधारित होता है, और इसमें अभिनय अर्थात एक्टिंग के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इस डांस को एक्टिंग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ पे चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी अर्थात चंदन की लकड़ी पर जो डिजाइन बनाए गए होते हैं वह, और हाथी के दांत से बने हुए खिलौने और अन्य जो भी सामग्रियां हैं इसमें से बनी हुई, वे सभी बहुत लोकप्रिय हैं, अर्थात लोगों को बहुत प्रिय हैं, पसंद आती हैं। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। मैसूर शहर के जो रेशम से बनी हुई साड़ियाँ हैं वह देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अर्थात उनका बहुत नाम है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का एक ऐसा राज्य कर्नाटक है जो भारत का नाम रोशन करने में अर्थात भारत की गौरव वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमने पहले देखा एक उद्यान का नाम वृंदावन उद्यान, वह यही उद्यान है। यहीं पे फव्वारों के माध्यम से, पानी के फव्वारों में लाइटिंग के माध्यम से फव्वारों का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, इन्हें भी हम पहले जान लेते हैं। महामस्तकाभिषेक क्या है? ऐसा आपको कहीं प्रश्न मिल जाए तो महामस्तकाभिषेक क्या है? यह जैन धार्मिक प्रक्रिया है। जैन धर्म की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को या सात मूर्ति को
दूध, जल, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं, अर्थात मूर्ति को नहलाते हैं तथा उसकी पूजा कर फल फूल तथा बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती हैं। मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है और फल फूल बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती हैं। सबसे पहले उसका स्नान किया जाता है, उसी को महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? महामस्तक अभिषेक। ठीक है, इसको सबको जोड़ के लिख दिया गया है महामस्तकाभिषेक। इसरो क्या है? इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इस यहाँ पे यह एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जहाँ अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है। यह इसरो भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो आप प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? तो पाठ में हमने पढ़ा कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर स्थित है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2, मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? तो मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल, पीछे हमने फोटो भी एक देखा और उसका नाम भी लिखा हुआ था। क्या नाम? लक्ष्मी विलास महल मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। प्रश्न 3, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य अर्थात लोक नृत्य के बारे में हमने अभी ऊपर में पढ़ा। तो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है यक्षगान। तो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान है, ऐसा इसका आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बगीचों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। पाठ में यह भी पढ़ा गया है। तो बगीचों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। प्रश्न 5, श्रवणबेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? इसे भी हमने पाठ में पढ़ा है, आप पाठ में पढ़कर भी देख सकते हैं और मैं अभी इसे बता भी देता हूँ। श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। ये कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के पुत्र थे। ठीक है। प्रश्न 6, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। तो कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के बारे में हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ लिया था। तो उसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में आप लिखेंगे। उत्तर, कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तथा पश्चिम में गोवा राज्य हैं। क्या है? कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तथा पश्चिम में गोवा राज्य हैं। प्रश्न 7, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषताएं लिखो। पाठ में उसकी विशेषताएं भी दी गई हैं, मैं यहाँ पे उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बेंगलोर का लाल बाग बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष भर फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 8, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। तो पीछे हमने पढ़ा है कि उस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो उन्हीं के नाम हमें इसमें लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य
वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रश्न 9, वृंदावन उद्यान की विशेषताएं लिखो। तो वृंदावन उद्यान कौन सा था? वो रंगीन फव्वारे पानी का वही वाला वृंदावन उद्यान है। तो चलिए इसके भी उत्तर हम बता देते हैं। तो वृंदावन उद्यान के बारे में जो उत्तर लिखेंगे उसमें लिखेंगे आप, वृंदावन उद्यान मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। इसका उत्तर कंप्लीट। प्रश्न 10, कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनावे के बारे में लिखो। कर्नाटक के लोग कैसा भोजन करते हैं, कैसा खाना खाते हैं और क्या क्या चीजें पहनते हैं उसे हमने पढ़ा। क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, नारियल का अधिक उपयोग करते हैं। पहनते हैं क्या? पुरुष धोतरा और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। तो उसी को यहाँ पे हम किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। तो कर्नाटक के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। साबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। यहाँ पुरुष धोतरा, जो एक प्रकार की धोती है, उसे पुरुष पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। प्रश्न 11, मैसूर के दशहरे का वर्णन करो। उत्तर है, मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 12, यक्षगान क्या है? यक्षगान क्या है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। क्या है? यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं रेशम, चंदन और सोना है। जो पाठ के हेडलाइन में आपको मिलती है, पाठ के नाम में आपको प्राप्त होता है, वही इसमें आप लिखेंगे कि कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं रेशम, चंदन और सोना हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, अपने क्षेत्र में दशहरा पर्व कैसे मनाया जाता है, वर्णन करो। तो इसे आप अपने मन से लिख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में दशहरा का पर्व कैसे मनाया जाता है। दशहरा में 9 दिन का उपवास रखा जाता है। नवरात्रि का कार्यक्रम होता है, जिसमें 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तथा 10वें दिन यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम होता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, सही जोड़ियां मिलाओ। तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है। तो पाठ को आप लोगों ने जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, जिसने सुन लिया पाठ को, वह इसको आसानी से बना सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, मैं बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर क्या है? एक बांध है, जो कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका जोड़ी क्या हो गया? कृष्णराज सागर बांध और कावेरी नदी। दूसरा है गोमतेश्वर बाहुबली। तो गोमतेश्वर बाहुबली
की प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो ये दोनों जोड़ी बन जाएंगे। अगला है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में क्या है? श्रीरंगपट्टनम क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। तो इसे आप जोड़ी बनाएंगे, श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान। यक्षगान। तो यक्षगान क्या है? एक लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, जिसमें अभिनय किया जाता है और प्राचीन जो पौराणिक कथाएं हैं उसके आधार पर यह नृत्य होता है। तो इसका जोड़ी बनाएंगे यक्षगान और लोक नाट्य। महिषासुर की जोड़ी बनाएंगे आप दैत्य के साथ। महिषासुर एक दैत्य था। रसम क्या है? रसम एक खाने का पदार्थ है जिसे चावल के साथ खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? कर्नाटक में खाया जाता है। तो इसे आप रसम को खाद्य पदार्थ के साथ जोड़ी बनाएंगे। अब एक लास्ट बचता है लाल बाग। तो लाल बाग को बेंगलोर के साथ जोड़ी बनाएंगे। लाल बाग नामक उद्यान बेंगलोर में स्थित है। अगला सोचकर लिखना है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। कर्नाटक के इन दर्शनीय स्थलों की तरह छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो इसे उत्तर में लिखना है। पहाड़ी पर स्थित देवी का मंदिर। कर्नाटक में चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसके लिए हम कई सीढ़ियां चढ़ के माता का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बमलेश्वरी देवी का मंदिर। अब दूसरा है एक बड़ा जलप्रपात। तो वहाँ पे है जोग प्रपात नामक जलप्रपात है। और यहाँ पे है चित्रकोट जलप्रपात। क्या लिखेंगे आप? चित्रकोट जलप्रपात। एक राष्ट्रीय उद्यान। तो वहाँ पे बांदीपुर नामक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। तो उसी के जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है? तो उसके जैसे छत्तीसगढ़ में उद्यान है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखेंगे आप? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। प्राचीन विष्णु मंदिर। छत्तीसगढ़ में वहाँ पे तो श्रीरंगपट्टनम की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग सोचिए, पता कीजिए और इसे लिखिए। मुझे जहाँ तक हो विष्णु मंदिर छत्तीसगढ़ में नहीं पता चल रहा है। तो बहुमूल्य वस्तु की खान। बहुमूल्य वस्तु अर्थात जिसकी मूल्य अधिक होती है, जैसे सोना हीरा आदि जो भी वस्तुएं होती हैं वो अधिक मूल्यवान होती हैं, बहुमूल्य होती हैं। तो वहाँ पे जैसे कर्नाटक में कोलार नामक स्थान पर सोने की खान स्थित है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में है देवभोग। क्या लिखेंगे आप? देवभोग। और देवभोग में क्या है? कोष्टक में उसे लिखेंगे हीरा। हीरे की खदान है, हीरे का खान है। ठीक है। अब भाषा तत्व और व्याकरण देख लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रश्न प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न 1, निम्नांकित शब्दों को शुद्ध कर लिखो। अर्थात यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द थोड़े से गड़बड़ घोटाले वाला शब्द है। तो इन शब्दों को सही करके हमें फिर से लिखना है। तो पहला शब्द है उत्पत्ति लिखा है। तो उत्पत्ति तो होता नहीं है, क्या होता है? उत्पत्ति होता है। तो क में यहाँ पे लास्ट में छोटे ई की मात्रा आप लिखेंगे। इधर जो ये बड़े ई की मात्रा है उसे ना लिख करके यहाँ पे आप इस तरफ क के सामने छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। अगला है आर्कषण लिखा हुआ है। तो आर्कषण होता है कि आकर्षण होता है? तो आकर्षण शब्द रहता है। तो आकर्षण कैसे होगा? एक क के ऊपर में जो र का चिन्ह लगा हुआ है उसे हम स के ऊपर में लगाएंगे। स के ऊपर में र का निशान लगाएंगे, तो वह हो जाएगा आकर्षण। अब इसमें भी वही है, अंतर्गत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क के ऊपर में जो रहा है उसे हम ग के ऊपर में लगाएंगे, फिर यहाँ अंतर्गत हो जाएगा। भव्य भूमि लिखा है। तो भूमि में क्या होता है? म में छोटे ई की मात्रा होती है। इसे भी आप सुधार कर भव्य भू तक से ठीक रहेगा, लेकिन म में आप छोटे ई की मात्रा कर लेंगे। अगला शब्द है
दर्शनीय लिखाया है। दर्शनीय होता है कि दर्शनीय होता है, दिखने लायक स्थल को क्या कहते हैं, दर्शनीय स्थल कहते हैं। तो दर्शनीय लिखने के लिए क्या करेंगे, जो न में र वाला निशान लगा हुआ है, र का एक चिन्ह, र का रूप क्या है, र की मात्रा इसे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि र एक व्यंजन है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए र का एक रूप है, र का चिन्ह हम कह सकते हैं। तो न के ऊपर में बड़े, न में बड़े की मात्रा है, उसके ऊपर में जो र का चिन्ह है उसे हम स के ऊपर में लगाएंगे, फिर दर्शनीय हो जाएगा। इसमें भी वही करना है। कर्नाटक लिखा है, उसे क का ऊपर का र का चिन्ह को न में डालेंगे, कर्नाटक हो जाएगा। आधारित लिखा है, रीत नहीं होता है, र में छोटे की मात्रा, इसे कर लेंगे। निराली, निराली ऐसा लिखा है, तो निराली नहीं होता है, निराली होता है, ना में छोटे ही कर लेंगे, ला का बड़े ही रहेगा, ना में छोटे ही। श्रद्धापूर्वक लिखा है, श्रद्धा पूर्वक होता है कि श्रद्धार पूर्वक होता है, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। तो श्रद्धा पूर्वक लिखने के लिए ऊपर में जो र का रूप है, र का चिन्ह है, उसे व में ट्रांसफर कर देंगे, व में र का चिन्ह को डालेंगे, तो यह श्रद्धापूर्वक हो जाएगा। उन्नति लिखा हुआ है, तो उन्नति नहीं होता है, क में बड़े की मात्रा नहीं होती है, क में छोटे की मात्रा होती है, उसे भी आप उन्नति को क में छोटे की मात्रा कर लेंगे। आगे है, निम्नलिखित एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़ो। क्या है, यह एक वचन वाला शब्द है और क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। मछली क्या पुरुष है, तितली पुरुष शब्द नहीं है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इनके बहुवचन बनाते समय ई, बड़े ई की मात्रा, दीर्घ की मात्रा को ई ह्रस्व में बदल देते हैं। तो इसमें जो हमें यह मछली में ल में बड़े की मात्रा है, उसे हम जब बहुवचन बनाएंगे तब उसे छोटे ई में बदल दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। और अंत में यहाँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मछली ल में बड़े ई की मात्रा है और आगे क्या हुआ है, ल में छोटे ई की मात्रा यहाँ पे आ गई है, ये देखो छोटे ई की मात्रा यहाँ पे आ गई है, तो और लास्ट में क्या लगा है, यहाँ लगा हुआ है। तो जिसमें स्त्रीलिंग शब्द हो और लास्ट में बड़े ई की मात्रा लगी हो, तो उसे जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, बड़े ई की मात्रा को छोटे ई कर देंगे और उसके अंत में यहाँ जोड़ देंगे, तब वह बहुवचन स्त्रीलिंग बन जाएगा। मछली का मछलियाँ हो गया, तितली का तितलियाँ हो गया। तो अब आगे हमें वही करना है। प्रश्न 2, निम्नांकित एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलो। तो अब इसे बहुवचन में बदलना है। लड़की लिखा हुआ है, तो लड़की को क्या करेंगे, लड़कियां, का में छोटे ही हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आप सभी इसको भी करेंगे। खिड़की को खिड़कियां, का में छोटे ही हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। बकरी को र में छोटे ही हो जाएगा, आगे यहाँ जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसे बनाएंगे। आगे रचना का कार्य है, इसे आप स्वयं से कर सकते हैं, योग्यता विस्तार का कार्य भी स्वयं से करें। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को सटीक और अच्छे लगे हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करने का भी कार्य करें, तथा मेरे चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिसके बाद आप लोगों को मेरे वीडियोस जल्दी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।